Bismillahirrahmanirrahim. Today my lecture is Inquiry, Investigation and Trial regarding CRPC. These are my own prepared assignments. So far as the prelude of this topic is concerned, justice according to law is the duty of the court, which can neither be abdicated in favor of the whim or ignorance of litigator or their lawyers, nor it be avoided or evaded on the pretext that a question of law was not raised promptly, and for the purpose the investigation, inquiry and trial are conducted. जहाँ तक इस सवाल का इब्तिदाइया है तो उसमें मैंने ये बात बयान करने की कोशिश की है कि लॉ के मुताबिक जो जस्टिस है उसमें अदालतों की ये ड्यूटीज हैं, अदालतों के ये फ़राइज़ हैं कि वो जो सुस्त लोग हैं उनके हक में फैसले ना दें, या फिर वो जो लिटिगेटर की इग्नोरेंस है उसको भी मद्देनजर ना रखें और उनके लॉयर्स की जो इग्नोरेंस है उसको भी मद्देनजर ना रखें, बल्कि उन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को मुकम्मल तौर पर रिसर्च करना है। और अदालतों की ये आज खुद ड्यूटी है कि अगर लॉयर्स जो हैं या लिटिगेटर जो हैं वो किसी चीज़ में इग्नोरेंस रखते हैं तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सर्च द प्रॉपर लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर केस। और इस मकसद के लिए लॉ की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तीन तरह से चीज़ों को देखा जाता है और इनका जो टर्म्स हैं इनको इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल कहा जाता है। और जस्टिस के तकाजे पूरे करने के लिए ये लीगल टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। आमतौर पर अगर देखें तो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो है ये सिनोनिमस मालूम होती हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के उलट हो सकती हैं और इससे बढ़कर ये किसी भी क्रिमिनल केस में स्टेजेस हो सकती हैं कि इंक्वायरी भी एक स्टेज है और इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन भी एक स्टेज है। जहां तक इसमें पहला टॉपिक वो इंक्वायरी है तो इसकी डेफिनेशन जो हमने एनकॉर्टा वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से सर्च की है उसके मुताबिक इन ऑफिशियल रिव्यू अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द फैक्ट ऑफ ए केस, हर जो केस है उसके जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए जो तहकीक या तफ्तीश की जाती है तो उसे हम इंक्वायरी का नाम देते हैं। ब्लैकस्टर डिक्शनरी के मुताबिक जिसकी 8th एडिशन से ये डेफिनेशन मैंने ली है उसमें ये लिखा है A request for information either procedural or substantive। किसी को कोई इत्तला लेने के लिए रिक्वेस्ट करना, खा वो प्रोसीजरल हो या वो सब्सटेंटिव हो, उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। जहां तक सब्सटीट्यूट इसकी जो सब्सटेंटिव एविडेंस है जो सीआरपीसी में बयान की गई है तो उसके सेक्शन 41K के मुताबिक inquiry includes every inquiry other than a trial conducted under the court by the magistrate or court। 2 पॉइंट इसमें बयान किए गए हैं जी, इसमें तमाम इंक्वायरी शामिल हैं लेकिन ट्रायल इसमें शामिल नहीं है। और इंक्वायरी जो है वो हमेशा एक मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के जरिए कंडक्ट की जाती है, लेकिन ये कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है क्योंकि इसमें इंक्वायरी और ट्रायल में कोई खास डिस्टिंक्शन बयान नहीं किया गया। जहां तक एक्सटेंट ऑफ इंक्वायरी का ताल्लुक है, इसकी वुसअत का ताल्लुक है, ये कहां तक जा सकती है, तो ये ऐसे मैटर्स में इंक्वायरी की जा सकती है जिसमें हमने ये देखना कि कोई जुर्म बनता है या नहीं बनता। और ये इंक्वायरी जो है ये मैजिस्ट्रेट की तरफ से या किसी भी शख्स की तरफ से कंडक्ट की जा सकती है। जहां तक इसकी इंस्टांसेस का ताल्लुक है तो सेक्शन 159 सीआरपीसी में जो ऑफेंस
प्रोवाइड किया गया है उसके मुताल्लिक इंक्वायरी करना। और इसी तरह से कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, कुछ ऐसी इंक्वायरीज हैं जो कि ऑफेंसेस के मुताल्लिक नहीं होती लेकिन कुछ प्रोसीडिंग्स के मुताल्लिक होती हैं, जैसे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस अंडर सेक्शन 107 है, और सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 108, 109 और 111 CRPC है। जहां तक इंक्वायरीज को कंडक्ट करने का ताल्लुक है तो सेक्शन 117 में बयान किया गया है, और इसी तरह से गिविंग ऑफ सिक्योरिटी इन सेक्शन 118 में बयान की गई है। इसी तरह से डिफरेंट इंक्वायरीज आर कंडक्टेड अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जैसे प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 133 कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस है, या फिर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 145 where dispute concerning land etc is likely to cause breach of peace, और इसी तरह से inquiries under section 174, 176 inquiries under suicide and cause of death बयान की गई है। और इसी तरह से an inquiry under section 202 into the truth or falsity of complaint before issuing process against the accused is a part of inquiry as well। जहां तक इसके ऑब्जेक्ट का ताल्लुक है कि ये इंक्वायरीज करने के मकासद क्या है, तो शुरू में मैंने जैसे बताया है कि किसी भी केस में इंक्वायरी करने का जो मकसद है वो है उसकी ट्रूथ और फॉल्सिटी को डिटरमिन करना। जैसे कि रेफरेंस के तौर पर AIR 1920 पटना पेज 563 में ये बात बयान की गई है। The stage prior to the framing of charge is stage of inquiry, और इसको फर्दर स्ट्रेंथन किया है 1989 CRILJ पेज 600 में कि चार्ज फ्रेम करने से पहले की जो स्टेज है वो इंक्वायरी हो सकती है। और इसी तरह से CRPC में ये बात भी बयान की गई है कि इंक्वायरी इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है जिसका मकसद ये है कि जो ज्यूरल रिलेशन है बिटवीन दी वन पर्सन एंड दी अनदर पर्सन उसका तयन किया जाए कि क्या इनके दरमियान ज्यूरल रिलेशन कायम किया गया है। इसी तरह से जो सेकंड स्टेज है इस क्वेश्चन की वो बनती है जी इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन अंडर 41L में बयान की गई है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स नंबर 1 ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। पहली बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन के फर्स्ट पार्ट में ये बात बयान की गई है कि शहादत कलेक्ट करने के लिए तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन होता है जी ये इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, तो इट इज़ ऑलवेज कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन ए मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, वो शख्स भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जहां तक हमने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी को रिसर्च किया तो उसमें ये डेफिनेशन सामने आई। अगर आप 8th एडिशन ऑफ ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि इंक्वायरी इनटू ए मैटर सिस्टमैटिकली, एक सिस्टम के जरिए किसी मैटर को झांकने का नाम इन्वेस्टिगेशन है। द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू इंश्योर दैट नो वन is put on trial unless there is a good case against him. It is the inquiry into allegation of offense and to find out the allegations are true or not. 3 चीजें इसमें बयान की गई हैं। इस बात को इंश्योर करना कि किसी शख्स को बगैर किसी गुड काज के उसके खिलाफ ट्रायल तो नहीं कंडक्ट किया जा रहा, और ये बात भी देखना कि उसके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं क्या वो ऑफेंस के जुमरे में आते हैं या नहीं आते, और उन एलिगेशन को फाइंड आउट करना कि वेदर दे आर ट्रू और नॉट। तो दीज 3 ऑब्जेक्ट्स हैव बीन नरेटेड इन ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन। एक मोहम्मद नवाज खान वर्सेस नूर मोहम्मद PLD 1967 लाहौर पेज 176 as a reference case. What is the duty of investigating officer when he is conducting investigation? The investigating officer's duty, we should emphasize statutory duty. It is
to collect the evidence, he is not to wear blinkers so as to proceed on priori notion that a particular respect is guilty. He must collect all evidence including that favors the subject. इसमें यह बयान किया गया है कि उसको प्रायरी नोशंस पर, पहले से जो सामने चीजें आ गई हैं तलाक, उन पर उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, और उसको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए पर्टिकुलर वेदर पर्टिकुलर सस्पेक्ट इज गिल्टी और नॉट, और उसमें उसकी ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो कलेक्ट करे एविडेंस को. नॉट ही कैन नॉट डिक्लेयर गिल्टी अ सस्पेक्ट विदाउट कलेक्टिंग एविडेंस. It is his statutory duty. He is duty bound to collect the proper evidence. और उसको ऐसी एविडेंस भी कलेक्ट करनी चाहिए जो सस्पेक्ट की फेवर में भी है. ये तो नहीं है कि उसके खिलाफ सारी उसने एविडेंस कलेक्ट कर ली है. उसकी ये ड्यूटी है कि जो उसकी फेवर में आ रही है वो भी उसको कलेक्ट करनी चाहिए. तो जहां तक इन्वेस्टिगेशन की कमेंसमेंट का ताल्लुक है, तो कॉग्निजेबल केसेस में कानून उस वक्त मोशन में आता है जैसे जिस वक्त रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 जो है चार्ट की जाती है, और जिसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं. और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में व्हेन इंफॉर्मेशन गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन ऑफ द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, he shall enter in a prescribed book and refer the informant to the magistrate. और अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो वो जो उनका रोजनामा है उसमें उसकी रिपोर्ट दर्ज करेगा जी, और जो इंफॉर्मेशन है उसको मैजिस्ट्रेट को रेफर कर देगा. जहां तक इन्वेस्टिगेशन के एक्सटेंशन का ताल्लुक है कि इसकी वसअत कहां तक आती है, तो इसमें जी कुछ लिमिटेशंस हैं. जैसे पुलिस पावर्स आर ग्रेट बट मस्ट बी यूज्ड विद केयर. सेकेंडली, प्रोसीडिंग टू द प्लेस ऑफ अकरेंस. थर्डली, ascertainment of facts and circumstances of the case. और चौथे नंबर पर है डिस्कवरी एंड पावर टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, सेक्शन 155 और 156 CRPC. इसी तरह से उसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, विच में कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 के 161 के तहत उसने गवाहान जो विटनेसेस हैं उनके बयानात लेने हैं, और उसमें मुलजम भी शामिल हो सकता है, और उनको रिड्यूस इनटू राइटिंग और उनको लिखना भी है, ताकि सेक्शन 162 के तहत एक विटनेस को कंट्राडिक्ट किया जा सके. इसी तरह से सेक्शन 47, सेक्शन 49 और 165 CRPC जो कहते हैं वो सर्च ऑफ प्लेस के बारे में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इख्तियारात देते हैं, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, और इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन एज टू वेदर ऑन द मटेरियल कलेक्टेड देयर इज अ केस टू प्लेस द अक्यूज्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट. और उसके बाद आखिरी काम उसका है जी उसने अपनी ओपिनियन फॉर्मेट करनी है, ओपिनियन बनानी है कि क्या इस केस में मैंने मुलजम को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है या डिस्चार्ज करवाना है, जो भी वॉट एवर इज ओपिनियन. जहां तक पुलिस पावर्स हैं तो पाकिस्तान में पुलिस स्टेट है और पंजाब में खास तौर पर, तो इन पावर्स को कर्टेल करने के लिए कुछ लॉ जो है वो एनेक्ट किए गए हैं. जैसे पुलिस पावर्स आर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. It is in this behalf implement for all concerned to bear in mind the constitutional safeguards against the deprivation of life and property ensured by Article 9 of Constitution and safeguard and arrest and detention under Article of the Constitution. Article 9 और Article 10 और 10A जो है Constitution में, उनमें लोगों को लाइफ और प्रॉपर्टी के बारे में जो सेफगार्ड मुहैया की गई है, पुलिस उससे महरूम नहीं कर सकती और विदाउट काज उनको डिटेन नहीं कर सकती, और इसी तरह से फेयर ट्रायल का राइट सेक्शन 10 के तहत भी उनको हासिल है. इसी तरह से राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये उसका मतलब का हक है जी, उसको इन्फॉर्म किया जाए कि आपको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है, और ये भी हक है कि वो कंसल्ट करने के लिए अपनी मर्जी के जो लीगल प्रैक्टिशनर है उनको एंगेज कर सके, और 24 आवर्स के दौरान मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ड्यूटी बाउंड है पुलिस ऑफिसर.
इससे ज्यादा वो उसको उसकी आजादी को सर्व नहीं कर सकता विदाउट द लीव ऑफ द मैजिस्ट्रेट। PLD 1957 लाहौर 388 में जो रेफरेंस पेश किया गया है, द राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन covers all arrests regarding criminal and quasi-criminal proceedings. The provision that accused person shall be produced within 24 hours before the magistrate is a significance of the case of arrest without warrant. इसमें उन्होंने ये बात करार दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुल्ज़म को राइट ग्रांट किया है क्रिमिनल केसेस में या कज़ाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो प्रोविजंस जो इस बात को बयान करती है कि मुल्ज़म को 24 घंटे के अंदर अंदर अपने मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, उसकी एक खास अहमियत है। जहां तक इस क्वेश्चन के तीसरे हिस्से का ताल्लुक है तो उसे ट्रायल कहते हैं, और ट्रायल की आपको पता है कि CRPC में कोई डेफिनेशन खासतौर पर बयान नहीं की गई, लेकिन क्रिमिनल सैंक्शन को इम्पोज करने के लिए ट्रायल उसकी प्री कंडीशन है, और पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करने के लिए जो लॉ ने प्रोवाइड की है, और प्रोसेस जो क्रिमिनल प्रोसेस का उसका सेंटर पीस है ट्रायल। और ट्रायल जो है वो कमीशन ऑफ ऑफेंस को प्री एक्सपोज करता है। पहले से ट्रायल होता ही तब है जब पहले से कोई ऑफेंस मौजूद हो, और ऑफेंस की जहां तक डेफिनेशन है ये एक एक्ट और ओमिशन है जिसको मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स करार दिया गया है। जहां तक सेक्शन 4O CRPC का ताल्लुक है तो उसमें ट्रायल के बारे में ये बात लिखी गई है, अ ट्रायल इज ए मीन एंड मशीनरी प्रोवाइडेड बाय लॉ फॉर द ब्रिंगिंग द अलाइड ऑफेंडर टू जस्टिस। इसमें ये बात बयान की गई है कि ट्रायल एक ऐसा जरिया और मशीनरी है जिसके जरिए जो मुल्ज़मान हैं उनको जस्टिस में लाया जाता है। जहां तक इसके मीनिंग का ताल्लुक है तो पार्ट 6 में जो टाइटल्ड प्रोसीडिंग एंड प्रोसिक्यूशन लिखी हुई है, और इसी तरह से चैप्टर नंबर 15 to 30 जो है CRPC के, वो ट्रायल के बारे में बयान करते हैं। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन ट्रायल है इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन CRPC 1898, बट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1872 में इसकी जो पहले जो अमेंडमेंट से पहले डेफिनेशन थी, द वर्ड ट्रायल वाज डिफाइंड एज द प्रोसीडिंग टेकन इन द कोर्ट आफ्टर अ चार्ज हैज बीन ड्रॉन अप एंड इंक्लूड्स द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस। 1872 में बिफोर 1898 अमेंडमेंट ट्रायल की जो डेफिनेशन थी तो उसमें एक प्रोसीडिंग करार दिया गया था जो चार्ज फ्रेम करने के बाद का मरहला है, और इसमें जो है मुल्ज़म को पनिशमेंट इन्फ्लेक्ट की जाती है। तो लेकिन आजकल जो डेफिनेशन जो ज्यूरिस्ट ने बनाई है उसके मुताबिक ट्रायल एक प्रोसीडिंग है जो उस वक्त कमेंस होता है जब जज जो है वो अपने केस को कॉल अपॉन करता है, और मैजिस्ट्रेट जो है वो बेंच पर मौजूद है, और मुल्ज़म जो हैं वो डॉग में मौजूद हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव प्रोसिक्यूशन और डिफेंस हैं वो भी कोर्ट में मौजूद हैं सुनने के लिए और समाअत करने के लिए। और ट्रायल जो है या इसका खात्मा एक्विटल पर होता है या कन्विक्शन पर होता है। जहां तक इसकी कमेंसमेंट और ऑब्जेक्ट का ताल्लुक है, ट्रायल आमतौर पर उस वक्त कमेंस होता है जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, और इसका मकसद ये है कि जो रॉन्ग डूअर हैं उनको पनिश किया जाए या जो फिर इनोसेंट हैं उनको एक्विट किया जाए। जहां तक जुडिशियल प्रोसीडिंग का ताल्लुक है तो PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज 119 में ट्रायल को जुडिशियल प्रोसीडिंग करार दिया गया है जिसका खात्मा बरियत पर होता है या सजा पर होता है। जहां पर काइंड ऑफ ट्रायल का ताल्लुक है तो चैप्टर 22 सेक्शन 260 से 265 CRPC provides for the trial of offense summarily by a magistrate। उसके बाद है रेगुलर ट्रायल जिसे हम मैजिस्ट्रियल ट्रायल भी कहते हैं, चैप्टर नंबर 20 है सेक्शन 241 to 249A CRPC। और तीसरी काइंड ऑफ ट्रायल है ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन
जो कि चैप्टर नंबर 22A CRPC में सेक्शन 265A से लेके 265M तक बयान किए गए हैं. So far as the distinction between three terms is concerned, investigation, inquiry and a trial is concerned. Number one, an inquiry must be made by a magistrate or court, whereas an investigation is by a police officer or any person other than a magistrate. Secondly, the object of inquiry is determined to truth or falsity of the case. But the object of investigation is to collect evidence. Inquiry is a judicial proceeding, whereas investigation is not a judicial proceeding. अब जहाँ तक इंक्वायरी और ट्रायल का फंक्शन है, trial is a judicial proceeding which ends in conviction or acquittal. All other proceedings are inquiries which have various stages according to the circumstances of the case. जहाँ तक इसका दूसरा दोनों का ट्रायल और इंक्वायरी का डिफरेंस है, the word trial presupposes the idea of an offence, whereas an inquiry does not merely mean an inquiry into an offence, but extend to a matter which are not offences. For example, proceedings under section 117, 145 and 514 CRPC. So far as the inquiry is concerned, an inquiry is not confined to proceeding in which an accused is actually placed before the magistrate on a charge for an offence. It is meant to include everything done by a magistrate, whether the case is challaned or not. इसी तरह से an inquiry under section 465 CRPC as to state of mind of the accused is only inquiry and not a trial. Thank you very much. उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर इसके बारे में आपके पास कोई क्वेरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं. मैं राना आरिफ जावेद, एडवोकेट, LLM, दी कॉलेज ऑफ लॉ नारोवाल, आपके लिए हर वक्त हाजिर. अल्लाह हाफ़िज़.